जय हिंद दोस्तों। तो मैं नीतीश और आप सभी का कार्तिक साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो पिछले आपको जो क्लास में हम पढ़ाए थे, आपको फोर्स के बारे में पढ़ाए थे और फोर्स के टाइप के बारे में हम पढ़ाने जा रहे थे। तो आज चलिए हम फोर्स के टाइप के बारे में पढ़ाते हैं। फोर्स में क्या, फोर्स चैप्टर जैसे हम स्टार्ट किए थे तो उसमें आपको न्यूटन्स का जो गति लॉ होता है, गति का जो लॉ होता है उसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा किए थे। जैसे फर्स्ट लॉ के बारे में आप देखे थे, सेकेंड लॉ के बारे में देखे थे, थर्ड लॉ के बारे में देखे थे। तो इन सभी को हमने देख लिया था। अब वो चीज़ मतलब कि ख़त्म हो जाता, उससे रिलेटेड कुछ आपका क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे। लेकिन आज चलिए, आज हम फोर्स के टाइप के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फोर्स के टाइप क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी तो आपको हम पहले भी क्लास में दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आज उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं और बारी बारी से इस फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे क्या है कि आपको जैसे फोर्स के बारे में हम बताए थे कि जो जैसे आपका कुछ नॉर्मल फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसी प्रकार से आपका ग्रेविटेशन होता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल भी बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। फिर मैग्नेटिक फोर्स होता है। उसी प्रकार से कुछ न्यूक्लियर फोर्स भी आप कह सकते हैं। तो आज चलिए मतलब कि ये सारा जो मतलब फोर्स का टाइप होता है या फोर्स का कई प्रकार है, इन सभी को बारी बारी से आज हम पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार अगर मतलब कि इस चैनल पर आए हैं तो आप अभी वेट कीजिए, आपको अभी सब्सक्राइब नहीं करना है। आपको अगर अच्छा लगे तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आप 10 मिनट चैनल पर बने रहिए। 10 मिनट के बाद आपको अपने आप अच्छा अगर लगेगा तो फिर आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम अब देखते हैं। देखिए, आपको जो है जैसे फोर्स के प्रकार अगर पढ़ते हैं, बल के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बल के प्रकार। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको ये सभी इसलिए जानकारी रखना है क्योंकि ये सभी बेसिक फोर्स होते हैं। अगर इन सभी फोर्सों के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो फिजिक्स में बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा जो कि इस बेसिक जो नॉलेज होता है उसका ज़रूरत आपको पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आप देखिए कि अगर कोई, जैसे आप ये मान सकते हैं कि ग्राउंड है। ग्राउंड मीन्स क्या कि ये धरातल है या फिर किसी का भी आप सरफेस मान सकते हैं। जैसे कि ये बेंच या टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, या फिर बेड आपका मतलब बेड हो गया, चाहे मतलब कि और कुछ मान सकते हैं। और मान चलिए कि इस पर कोई आदमी जैसे खड़ा है, या फिर हम इसी पर मान लेते हैं एक बक्सा, इसमें इस पर हम रख देते हैं। बक्सा मीन्स क्या, बॉक्स इसको कहिए, इंग्लिश में बॉक्स कहिए, आप लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए बॉक्स जो है इस पर पड़ा हुआ है। तो ये बॉक्स क्या करता है, इस जो सरफेस है, ये सरफेस है, ये जो मतलब कि आपको डॉटेड मतलब जो इस प्रकार से हम आपको जो बताए हैं, ये आपका सरफेस हो गया। तो इस सरफेस पर क्या करता है, बॉक्स जो होता है एक नॉर्मल फोर्स लगाता है। मतलब कि इसको इस पर क्या करता है, नॉर्मल फोर्स लगता है। नॉर्मल फोर्स यह कौन लगाता है, तो ग्रेविटेशन के कारण से क्या होता है कि इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगता है जो कि पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचता है। वह बल कौन सा होता है, जो कि कहिए कि mg के बराबर होता है। और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। इसको अगर डिनोट करना हो इस नॉर्मल फोर्स को, तो आप n से डिनोट कीजिएगा। जैसे जैसे हम देखिए लिखा रहे हैं, आपको उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर इसको नॉर्मल फोर्स कहिएगा। फिर देखिए, आपको न्यूटन के थर्ड लॉ को अगर आप जानिएगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर इस पर, जैसे इस सरफेस पर अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में और उतना ही मैग्नीट्यूड में क्या करता है, एक मतलब कि आपका इधर मतलब जैसे सरफेस भी बॉक्स पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। जिस फोर्स को आप क्या कहिएगा, इसको आप रिएक्शन फोर्स कहिएगा। रिएक्शन फोर्स कहिएगा सर आप, जैसे कि इसको आप मतलब कि इसका मतलब है कि आप एक्शन फोर्स माने होंगे, तो सही बात आप समझें। कारण है कि ये जब रिएक्शन हुआ तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक्शन होगा। ये एक्शन होगा तभी तो ये रिएक्शन होगा। तो आप इसको एक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या, जैसे कि जहाँ पर जैसे कि पृथ्वी अगर अपने तरफ अगर खींच रहा है, किसी भी मतलब कि जैसे चीज़ को अगर कोई सतह पर जैसे पड़ा हुआ है तो उसको क्या करता है कि ग्रेविटेशन के कारण से वह नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। तो उस फोर्स को उस सरफेस के लिए क्या कहिएगा, उस सरफेस पर कहिएगा कि नॉर्मल फोर्स लग रहा है। नॉर्मल इसीलिए भी कहिएगा, आप नॉर्मल शब्द का प्रयोग जैसे सुन करके थोड़ा सा लगता है कि नॉर्मल फोर्स क्या बोल रहे हैं, तो नॉर्मल आप बहुत जगह जैसे कि यूज आप करते होंगे।
कहाँ पर, जैसे आप अगर लाइट चैप्टर अगर पढ़ते हैं तो लाइट चैप्टर में भी आप देखिएगा कि जब आप मतलब कि जैसे प्रकाश का, जैसे कि आप वर्तन परावर्तन पढ़ते होंगे इस प्रकार से, तो एक अभिलंब भी खींचा जाता है इसी पॉइंट पर, ये अभिलंब होता है ना, तो आप वहाँ भी क्या बोलते हैं इसको आप लंब, इसको आप क्या करते हैं, नॉर्मल ही कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं इंग्लिश में। तो वही होता है 90 डिग्री अगर सरफेस अगर बना रहा है, आप देख रहे हैं कि इस सरफेस से मतलब ये फोर्स क्या कर रहा है, पूरा 90 डिग्री पर मतलब कहिए डायरेक्टेड है, 90 डिग्री पर मतलब क्या कर रहा है, लग रहा है। तो इसीलिए हम इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं और यह mg के बराबर होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि यह किसके बराबर होता है, तो नॉर्मल फोर्स mg के बराबर होता है और रिएक्शन जो होता है इसी के बराबर है। तो आप इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं और अगर R में और N में अगर रिलेशन अगर खोजिएगा तो आपको हम तुरंत बोले हैं कि R बराबर -N लिख सकते हैं, या फिर इसी को थोड़ा मतलब उल्टा करके लिखिए कि N बराबर -R, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप कहिएगा माइनस क्यों लगाए, देखिए n जो है R के बराबर ही होता है, या फिर कहिए R जो होता है वह n के बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है, इसीलिए माइनस लगाएं। देखिए फिजिक्स में क्या है कि जहाँ पर जैसे मैथ में आपका अगर आप पढ़ते होंगे तो मैथ में माइनस का मतलब होता है घटाव, मैथ में माइनस का मतलब क्या होता है, घटाव होता है। लेकिन अगर फिजिक्स के चैप्टर में अगर पढ़िएगा, जहाँ जहाँ आपको माइनस का चिन्ह अगर आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आप समझिएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको हम दो फोर्स के बारे में पढ़ाए हैं, यहाँ पर एक लिख लीजिएगा नॉर्मल फोर्स लिखिएगा, नॉर्मल फोर्स लिखिएगा, या फिर इसी में क्रॉस करके लिख सकते हैं रिएक्शन फोर्स, इसको आप लिख सकते हैं रिएक्शन फोर्स। तो दो फोर्स के बारे में हम आपको पढ़ा दिए हैं इसी में। चलिए इसके बाद जो है आपको हम बताते हैं अगला फोर्स, आपको फ्रिक्शन फोर्स पढ़ाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स मतलब आज कहिए तो ये जो लेक्चर जो रहेगा वह फ्रिक्शन फोर्स के बारे में ही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा आपको कहिए कि ज़्यादा ही मतलब कि ज़्यादा थोड़ा सा समय लेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम जानते हैं, चलिए इसको हम मिटाते हैं पहले आपको। चलिए तो आपको हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बोले थे कि जब आपको पढ़ाएंगे, फ्रिक्शन का हिंदी अगर देखिएगा तो इसका मतलब होता है घर्षण, इसको क्या कहते हैं, घर्षण बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको फ्रिक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। देखिए सबसे पहले आप घर्षण से ऐसा नहीं कि आप जैसे इससे अवगत नहीं हैं, घर्षण को आप बहुत जैसे जगह में आप समझते होंगे, लेकिन आप भले ही जैसे कि आपको फ्रिक्शन में वर्ड पता नहीं हो, लेकिन घर्षण को आप अच्छा समझिएगा। अगर इसी को अगर आपको अगर थोड़ा सा आसान भाषा अगर कहा जाए तो जहाँ पर आप देखते होंगे कि रगड़, किसी भी चीज़ में रगड़ अगर हो रहा है, या फिर आप कहिए कि आप रगड़ कह सकते हैं, चाहे उसको क्या कर सकते हैं कि रगड़ना भी बोल सकते हैं, कि जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को अगर रगड़ते हैं आपस में, या फिर आप रगड़ते हैं, चाहे ऑटोमेटिक मतलब कि अगर उस वहाँ पर अगर रगड़ हो रहा हो तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर घर्षण लग रहा है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि घर्षण के बगैर भी मतलब कि काम को मतलब करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी मतलब घर्षण होता है कुछ न कुछ, भले ही आपको मतलब कि लगेगा कि घर्षण नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पूरा जीरो घर्षण कहिए, जीरो घर्षण प्राप्त करना नामुमकिन है, जीरो घर्षण प्राप्त करना नामुमकिन है। आप ही समझिए कि कोई भी अगर जैसे दो सतह अगर आप जैसे मान के चलिए, जैसे यही मेरा हथेली है, ये नीचे वाला हथेली है, और ये ऊपर से जो हम हथेली को रख रहे हैं, और इस पर अगर हम थोड़ा सा अगर खिसकाना अगर चाहेंगे एक दूसरे को, तो इसमें देखिए रगड़ मतलब कि खा रहा है ना, तो इसी रगड़ को क्या कहते हैं, घर्षण हम बोलते हैं। और ये भी क्या करता है कि जैसे आप मान के चलिए कि अगर हम इसको आगे की तरफ अगर लेकर जाना चाहते हैं, तो घर्षण क्या करता है, इस गति का अपोज करना चाहता है। तभी तो आप देखते हैं कि जैसे यही बोर्डे हैं, बोर्ड पर अगर हम ऊपर अगर मतलब कि हाथ अगर ले जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करता है कि ये जो मतलब ये खिसकने नहीं दे रहा है, देखिए ये जो है खिसकने नहीं दे रहा है, क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ, जैसे अगर हम अगर इसी पर जैसे मेरा हाथ है, इस प्रकार से आप समझिए कि ये हाथ हो गया, इस प्रकार से हाथ हो गया, और अगर आप समझिए ये अगर हम जैसे फोर्स लगा रहे थे ऊपर की तरफ हम जाना चाह रहे थे, ऊपर की तरफ हम फोर्स लगा रहे थे, ऊपर की तरफ, मेरा वाला जो फोर्स था ऊपर था, और ये क्या करता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, गति के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आपका लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो आप इस चीज़ को जैसे कि कुछ आपको हम लिखाएंगे, जैसे कि आपको आप वही एक जैसे आप इस चीज़ से मतलब ऐसा नहीं कि आप अवगत नहीं है, बस इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको हम बता रहे थे कि जैसे घर्षण के बारे में, तो जैसे देखिए कि अब इसका डिफिनीसन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इसको और भी जैसे इसके बारे में आप क्या क्या मतलब सोच सकते हैं, तो उसी के बारे में हम आपको लिखने जा रहे हैं। तो आप पहले देखिए इसको मिटा करके लिखते हैं।
तो देखिए, आपको जैसे घर्षण के बारे में अगर जैसे कुछ अगर बोला जाए तो सबसे पहले घर्षण के बारे में क्या लिखिएगा कि घर्षण के बारे में लिखिएगा कि ये जो है गति के विपरीत कार्य करता है। ये क्या है? एक प्रकार का घर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है। यह भी आप यहाँ पर लिख सकते थे कि घर्षण बल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो घर्षण बल के बारे में पढ़ रहे हैं। घर्षण बल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अब है क्या कि जैसे आपको हम तुरंत अभी दिखाए थे कि अगर आप जैसे कि किसी भी जैसे सतह को आप मान लीजिए, अगर इस सतह पर आप अपने हाथ को अगर ऊपर की डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं तो आपके क्या कर रहा है कि जैसे आपके जो हाथ के जो ऊपर की दिशा में आप भले ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत क्या हो रहा है कि एक और फोर्स लग रहा है जो कि आपको घर्षण के रूप में महसूस हो रहा है। घर्षण के रूप में आप महसूस करते हैं कि नहीं ना? आप कहते हैं कि जैसे इसमें जो है रगड़ खा रहा है, तो रगड़ खा रहा है मीन्स क्या? वहाँ पर एक घर्षण बल कार्य कर रहा है। घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो आप घर्षण बल को आप समझिए कि वही घर्षण बल है और आप उसको आप अच्छा सा पहचान गए। बस उसके प्रकृति के बारे में जानिए कि यह किस नेचर का होता है। तो ये जो है गति के विपरीत कार्य करता है। और इसका देखिए, जो अगर नेचर के बारे में अगर कहिएगा तो यह किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है, ये घर्षण बल जो है डिपेंड करता है दो चीज़ पर। एक तो ये जो है सतह पर कहिए डिपेंड करता है। सतह के मतलब क्या? खुरदरापन या फिर चिकनापन। जितना खुरदरा रहेगा सतह, अगर खुरदरा रहेगा तो फ्रिक्शन उतना ही अच्छा कार्य करेगा, मतलब फ्रिक्शन बढ़ेगा। अगर सतह क्या हो, बहुत ही अगर चिकना हो, स्मूथ हो, तो फिर फ्रिक्शन का मान क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन का मान घटेगा। देखिए, यहीं से स्पष्ट होता है कि आपको अगर फ्रिक्शन को अगर बढ़ाना हो तो क्या कीजिएगा कि सतह को खुरदरा बनाइएगा, और अगर फ्रिक्शन को अगर कम करना हो तो सतह को क्या कीजिएगा? चिकना बनाइएगा। और अगर और फिर फ्रिक्शन अगर बढ़ाना हो तो खुरदरा कीजिएगा। आप इसका जैसे कि अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपको जैसे फ्रिक्शन को अगर बढ़ाना हो, जहाँ पर जैसे कि रगड़ आपको चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि जैसे जो आप मतलब आप जो चाहिए कि जैसे गति का विरोध करे, एक ऐसा फोर्स चाहिए जो गति का विरोध करे। आप अक्सर ऐसा देखते होंगे, बारिश का अगर मौसम होता है तो आपका क्या होता है कि पैर अगर आप चलने की कोशिश करते हैं तो आपका पैर फिसल जाता है। तो पैर फिसलने का कारण क्या होता है कि वहाँ पर फ्रिक्शन का मान जो होता है, जैसे पैर जिस डायरेक्शन में फिसल रहा है, अगर मान चले कि आप अगर आगे फिसल रहे हैं चाहे पीछे फिसल रहे हैं, तो आप जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं कि आपका पैर फिसल रहा है ना, उसके अपोज में जो फ्रिक्शन बल कार्य करता था पहले, वो अब कार्य नहीं करता है। बारिश के टाइम में क्या होता है कि वो फ्रिक्शन बल लगभग में मतलब कहिए कि जीरो के बराबर नहीं कर सकते, मतलब कह सकते हैं कि घट गया है। वहाँ पर क्या हुआ? घट गया। दूसरा नंबर की मतलब जैसे होता है तुलनात्मक ये चीज़ है। आपके पैर के लिए हो सकता है कि फ्रिक्शन नहीं हो, फ्रिक्शन वहाँ हो ही नहीं, आप फिसल जाते देखते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर जैसे हो सकता है कि अगर कोई अगर बड़ा मतलब कि मोटर गाड़ी हो, बड़ा अगर मतलब कि जैसे कुछ और चीज़ हो, तो वह मतलब क्या होता है कि देखते हैं कीचड़ में भी मतलब कि कीचड़ से भी निकल जाता है। तो उसका जैसे वो फिसलता क्यों नहीं है? तो उसका दो कारण है। एक तो यही है कि जैसे सतह ही न मतलब कि चिकना हो जाता है, फिसलन टाइप का हो जाता है। लेकिन उसमें जो गाड़ी का पहिया में अगर आप देखते होंगे तो बहुत ही मतलब कहिए कि एक खांचा बना हुआ रहता है, उसको खांचा बोलते हैं। आप देखते होंगे कि जो खुरदरा टाइप का खांचा बना हुआ रहता है ना, तो वही अगर दोनों सतह अगर हम क्या कर देते हैं, चिकना कर देते हैं, तब तो फ्रिक्शन सही में मतलब कि जीरो के लगभग मतलब ख़त्म हो जाएगा, फ्रिक्शन होता ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी अगर एक सतह पर अगर जैसे कि आप खांचा बना दीजिएगा, चाहे तो आप खुरदरा एक सतह को बना दीजिएगा, तो आपका फ्रिक्शन मतलब कुछ न कुछ फिर भी रहेगा। तो डेली लाइफ में अगर आप देखते होंगे, जैसे हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं कि फ्रिक्शन का कभी कभी मतलब क्या हमको ज़रूरत पड़ता है, कहीं कहीं फ्रिक्शन का ज़रूरत हमको नहीं भी पड़ता है।
जैसे आप मान के चलिए कि अगर कोई आप देखते होंगे कि जो मशीनी अगर जैसे कल पुर्जा उसका होता है, पार्ट्स होता है, मशीन का अगर पार्ट्स होता है तो आप क्या करते हो उसमें ग्रीस लगाते हैं। आप बहुत जैसे बड़ा बड़ा मतलब जैसे आप अगर जैसे अपना गांव घर में अगर आप देखते होंगे जैसे कि जो कोई अगर किसी प्रकार का अगर मशीन मान लीजिए तो आप उसमें क्या करते हैं कि जो उसको ग्रीस से आप मतलब क्या करते हैं कि फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं। ग्रीस अगर लगा देते हैं ना तो फिर वो घूमता है, चाहे वो चलता है एक दूसरे पर, तो फिर क्या होता है कि जो उसमें फ्रिक्शन लगता ही नहीं है। तो कहीं कहीं हमको फ्रिक्शन नहीं भी चाहिए होता है और कहीं कहीं फ्रिक्शन हमको चाहिए भी होता है। जैसे आप चलने के लिए क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि जितना फ्रिक्शन हो सके उतना अच्छा है। जैसे देखते हैं कि जूता में अच्छा मतलब कि जैसे जूता या चप्पल आप या फिर और कोई चीज़ अगर आप पहनते हैं पैर में तो आप उसमें देखिएगा कि जैसे सोल जो होता है नीचे जो जिसको आप क्या कहते हैं नीचे जो मतलब रहता है उसमें आप खांचा मतलब कि देखते होंगे कि बना हुआ रहता है। तो वो क्या करता है फ्रिक्शन को प्रोवाइड करता है। तो कहीं कहीं फ्रिक्शन से हमको लाभ भी होता है, कहीं कहीं फ्रिक्शन से हानि भी होता है। तो फ्रिक्शन से लाभ मतलब कि जैसे आप अगर इस केस में अगर सोचेंगे जैसे खुरदरा क्यों होना चाहिए तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगा फ्रिक्शन चाहिए तब सतह को खुरदरा देखिएगा, जहाँ जहाँ फ्रिक्शन आपको नहीं चाहिए वहाँ पर क्या देखिएगा कि मतलब चिकना देखिएगा, ये चिकना आप बना दीजिएगा। तो यह हो गया किस पर डिपेंड किया, सतह पर। आप देख ले कि फ्रिक्शन सतह पर डिपेंड किया। दूसरा जो ये चीज़ जो डिपेंड करता है ये नॉर्मल फोर्स पर, अभी जो आपको हम पढ़ाए थे नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करता है। नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करता है, नॉर्मल फोर्स पर क्या करता है डिपेंड करता है, नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो ये कैसे डिपेंड करता है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर जैसे आप देखिए कि एक भारी बक्सा अगर मान चले कि इस सतह पर, जैसे ये सतह है नीचे ये सतह है और ये मान चले कि ये बक्सा इस सतह पर पड़ा हुआ है, आप इसको अगर खिसकाना चाहते हैं इधर एक कोई फोर्स लगा करके, कोई आदमी है मान चले कि जैसे हम आदमी मान लेते हैं और इस प्रकार से, और ये क्या कर रहा है कि अपने हाथों से इस प्रकार से ये बक्सा को धकेल रहा है। इस प्रकार से देखिए कि बक्सा को अगर धकेल रहा है, बक्सा को अगर धकेल रहा है तो ये बक्सा क्या होता है कि इतना न मतलब जैसे अगर हल्का अगर बक्सा हो, हल्का अगर बक्सा हो, देखिए इसी आकार का मान चलिए कि आप इतना ही बड़ा एक ले लीजिए भारी बक्सा और एक ले लीजिए हल्का बक्सा, और इतना हल्का बक्सा आप ले लीजिए, इतना हल्का बक्सा ले लीजिए इसमें आप इसमें इतना हल्का बक्सा ले लीजिए, हल्का बक्सा ले लीजिए कि आप अगर इसको थोड़ा सा भी धक्का अगर दीजिएगा तो यह खिसक जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि भारी जो होता है जितना जितना जैसे हल्का होता है उतना यह जल्दी खिसक जाएगा, लेकिन अगर भारी बक्सा को अगर आप मतलब धकेल करके सोचिएगा खिसकाने के लिए तो इसको देखिएगा कि नहीं खिसक रहा है। तो क्या होता है, क्या आपके मतलब कि जैसे हाथ पर वो फोर्स लगा रहा है, भारी जो मतलब है भारी बक्सा जो है सो आपके हाथ पर फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं, आप जितना न्यूटन का फोर्स लगाइएगा बक्सा पर उतना ही न्यूटन का मतलब कि देखिएगा कि ये बक्सा भी आप पर लगाएगा फोर्स, समझे? तो वही चीज़ है कि जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, उसको बंद करो, तो आपको बता रहे थे कि जैसे ये बक्सा जो है आप अगर जैसे दोनों ही केस में देखिएगा, एक आप भारी बक्सा ले लीजिए और एक आप हल्का बक्सा ले लीजिए, तो आप देखिएगा कि जैसे आप न्यूटन के थर्ड लॉ से आप जानते हैं कि जितना किसी पर आप फोर्स लगाएगा तो उतना ही उधर से फोर्स लगेगा। तो दोनों ही केस में देखिएगा, अगर एक हल्का बक्सा है और एक भारी बक्सा है तो दोनों ही केस में देखिएगा दोनों पर आपको सेम ही फोर्स लगाना है। तो सेम ही फोर्स जब आप लगाएगा तो दोनों ही बक्सा तो आप पर सेम ही फोर्स लगाएगा, लेकिन देखिएगा कि जो हल्का बक्सा होगा ना तो वो हल्का बक्सा मतलब क्या हो जाता है, खिसक जाता है। यहाँ से देखिएगा तो सतह पर जिसको सरकना बोलते हैं तो वो सरक जाएगा आगे की तरफ। लेकिन अगर भारी बक्सा हो तो भारी बक्सा देखिएगा क्या कि जैसे वह नहीं खिसक रहा है, तो वह नहीं खिसक रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि आप पर देखिए आपके हाथ पर तो दोनों ही डायरेक्शन, दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि ये दोनों ही बक्सा आपके हाथ पर जितना आप फोर्स लगेगा उतना ही लगाएगा, लेकिन एक जो भारी बक्सा है तो वो खिसक नहीं रहा है। तो उसका कारण क्या है, उसका एक ही कारण है कि ये नीचे की तरफ जो क्या लगता है नॉर्मल फोर्स जो लगा रहा है सतह पर जो एक मतलब कि जैसे क्या लगा रहा है नॉर्मल जो फोर्स लगा रहा है जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो वो नॉर्मल फोर्स के कारण से ही क्या हो रहा है कि जो भारी बक्सा है उसका मन बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आपको दिखाई अगर दे रहा है, दिखाई अगर दे रहा है तो फिर यहाँ पर m जो है, यहाँ पर m जो है m पर डिपेंड करता है। m हुआ मास हुआ, बॉडी का द्रव्यमान कहिए तो बॉडी का द्रव्यमान कहिए। अगर आप एक हल्का बक्सा को लीजिएगा तो उसका मतलब क्या है, उसका द्रव्यमान कम होगा। हल्का बक्सा अगर लेते हैं तो उसका द्रव्यमान कम होगा, और भारी बक्सा लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर किसके कारण से नॉर्मल फोर्स क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। m पर डिपेंड करता है, m इंटू जी, का मान तो 10 होता ही है।
आप यहाँ पर जैसे m देख रहे हैं कि वेरी कर रहा है, तो m को अलग अलग लीजिएगा, तो जो m ज़्यादा होगा, मतलब जिसका मान ज़्यादा, जैसे जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको हम बता रहे थे कि जैसे यह किस पर, फ्रिक्शन जो है किस पर डिपेंड करता है, तो नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो आप नॉर्मल फोर्स का मतलब मान के आपको उसमें आपको नहीं बताए थे कि नॉर्मल फोर्स जहाँ पर आप लिखे होंगे ना, तो नॉर्मल फोर्स बराबर लिखे होंगे, जैसे क्या लिखे थे, तो रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है, ऐसा आप लिखे थे ना कि n बराबर -r लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पर n लिख लीजिएगा कि यह mg के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो mg के बराबर होता है। नहीं तो फिर आगे जैसे आपको कोई भी चीज़ अगर पढ़ाएंगे तो वहाँ बार बार आते जाएगा, बस क्लास में आप बने रहिए, तो फिर जो कुछ भी होगा आपको मतलब हर चीज़ बताया जाएगा। देखिए यह कि ये जो किस पर डिपेंड करता है, तो नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ आप लिख लीजिए दूसरा पॉइंट में कि यह नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। ये हो गया। इसके आप क्या देखें, परिभाषा तो मतलब कि जैसे नॉर्मल फ्रिक्शन का मतलब कि परिभाषा में आप क्या कहिएगा कि जैसे किसी सतह पर जब मूव करने की कोशिश करता है कोई भी वस्तु, या फिर मूव ही करता है, तो गति के विपरीत क्या होता है कि एक फोर्स कार्य करता है, उस दोनों सतह पर फोर्स कार्य करता है, जो दोनों के सतह पर डिपेंड करता है, आप देख लिए। या फिर कहिएगा कि जो वस्तु मूव कर रहा है तो उसके नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करता है। जो वस्तु मूव कर रहा होता है, जैसे अगर बक्सा अगर इस सतह पर अगर मूव करना चाह रहा है, तो इस बक्सा का जो नॉर्मल फोर्स होगा यह उस पर डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करेगा, मतलब नॉर्मल पर डिपेंड करेगा। दूसरा नंबर की जैसे आप अगर इधर फोर्स अगर आगे की तरफ इसको अगर खिसकाना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शन जो लगेगा इसके पीछे लगेगा, फ्रिक्शन जो बल होगा पीछे लगेगा, तभी तो मतलब कि जैसे आपको बक्सा खिसकाने में जैसे आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत होता है। नहीं तो एक बार आप जैसे आप देखते होंगे कि जहाँ पर जैसे कि चिकना बहुत ही स्मूथ अगर सरफेस है, तो आप थोड़ा सा ही बल लगाते हैं वो खिसक जाता है। लेकिन जहाँ पर खुरदरा सतह होता है तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है आपको, बक्सा पर आप देखिएगा कि ज़्यादा फोर्स लगेगा तो फिर मतलब खिसकेगा। तो दोनों ही चीज़ पर देख रहे हैं कि एक तो मतलब नॉर्मल फोर्स है ही कि भारी या फिर हल्का मतलब होने के कारण से भी मतलब कि जैसे आपको ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ेगा खिसकाने के लिए। या फिर आप देखिएगा कि अगर आपको किसी को अगर खिसकाना है तो वह सतह पर भी डिपेंड करता है। सतह अगर चिकना हो तो जल्दी खिसक जाता है, सतह अगर खुरदरा हो तो फिर उसको खिसकने में थोड़ा ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको हर बार मतलब कि जैसे कहिएगा कि जैसे अगर ग्रुप डी चाहे मतलब एनटीपीसी की अगर बात किया जाए तो उसमें आपको पूछ लिया जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स, और कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन इतना पूछेगा कि जैसे फ्रिक्शन फोर्स बताइए किस पर डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है सतह पर डिपेंड करता है और नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो ये दो बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद हम आपको कुछ बताते हैं कि फ्रिक्शन जो बल होता है वह भी उसके भी टाइप कुछ होते हैं। तो उस टाइप के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वह कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए आपको हम अभी तुरंत बताएं कि जैसे जो यहाँ पर जैसे देखिए फ्रिक्शन का जो प्रकार लिखिएगा, तो सबसे पहले लिखिएगा कि इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जिसको आप हिंदी में स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। दूसरा अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसी में लिख सकते हैं, इसको गतिक या गतिज घर्षण बल बोलते हैं, गतिज घर्षण बल बोलते हैं। और तीसरा अगर इसी में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा इसमें एक लोटनिक करके आता है, लोटनिक घर्षण बल। अब अगर इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो इसको आप स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसी प्रकार से इसमें अगर बात किया जाए तो इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। अब जैसे इसमें क्या है कि आप लोटनिक शायद नहीं समझ रहे होंगे। लोटनिक अगर आम भाषा में अगर कहा जाए तो लोटना जैसे आप समझते होंगे ना, लोटना घुलटना, तो वही है लोटनिक। जैसे लोटने का मतलब क्या होता है, घूमता है, रोलिंग करता है, रोल करता है। गतिज घर्षण बल होता है, गतिज जो घर्षण बल होता है, बल यहाँ पर लिख दिए हैं, तो गतिज जो घर्षण बल होता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी हम कहते हैं। ये गति के कारण से घर्षण बल लगेगा। आपको सबको मतलब अच्छा समझाएंगे बारी बारी से। जैसे स्थैतिक घर्षण बल को उसको आप इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब कोई वस्तु आप क्या देखते हैं, किसी भी कोई सतह है और जैसे इसी पर मान लेते हैं कि ये कोई बक्सा है और इसको आप इधर फोर्स लगा करके आप क्या कर रहे हैं, धकेलना चाह रहे हैं,
धकेलना क्या चाह रहे हैं, इसको आप धकेल करके आगे खिसकाना चाह रहे हैं दोनों हाथ से, लेकिन होता क्या है कि ये नहीं खिसक रहा है। होता क्या है कि नहीं खिसक रहा है, नहीं खिसक रहा है। आप बल लगा रहे हैं लेकिन वो खिसक नहीं रहा है। आप बल और धीरे 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 और बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन एक देखिएगा एक समय ऐसा आएगा कि वह खिसकना अब शुरू कर देगा। तो जहाँ पर मतलब वो खिसकना शुरू कर देगा ना, तब तक के लिए कहिएगा कि वहाँ पर कौन सा मतलब कि फ्रिक्शन कार्य कर रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन कार्य कर रहा था। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। कोई चीज़ अगर रुका हुआ है ना तो उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक यूज करते हैं, स्टैटिक वर्ड को यूज करते हैं रुका हुआ चीज़ के लिए। जो रेस्ट में रहता है उसके लिए मतलब स्टैटिक मतलब वर्ड यूज करते हैं। काइनेटिक का अगर बात किया जाए तो काइनेटिक आप एनर्जी को पढ़ते होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी आप वर्ड कहाँ यूज करते हैं, आप देखते होंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है, जब वो गति करेगा तभी तो उसमें वेलोसिटी आएगा। रुका हुआ रहेगा तो क्या वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो रुका हुआ में हम काइनेटिक नहीं यूज करते। काइनेटिक वर्ड जो होता है या कोई गति में अगर है तो वहाँ पर काइनेटिक का यूज करेंगे। अगर स्टैटिक यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब रुका हुआ है। और रोलिंग का मतलब होता है अगर कोई चीज़ घूम रहा है, घुलट रहा है, लौट रहा है, तो उसको हम वहाँ पर क्या यूज करते हैं, रोलिंग का प्रयोग करते हैं। तो आप इस तीन चीज़ को आप अच्छा समझ गए होंगे। आप इसी में देखिए कि जैसे किस प्रकार से फ्रिक्शन मतलब कि लगता है। कोई अगर वस्तु मूव कर रहा है तब जो मतलब कि फ्रिक्शन लगेगा तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अगर लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं कि यह फ्रिक्शन, यह जो फ्रिक्शन होता है, यह फ्रिक्शन जब वस्तु सतह पर मूव का मतलब होता है गति करना। अगर गति करता है तो लगता है। इतना बात आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए इसमें भी। इसको भी उसी प्रकार से अगर एक लिख दीजिए तो इसका मतलब कि सब आप समझ जाइएगा। जैसे यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि जब यह फ्रिक्शन जो होता है जब वस्तु रुका हुआ हो, सतह पर रुका हो। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मतलब सतह पर क्या हो, रुका हो या फिर रेस्ट में हो, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है सतह पर, रेस्ट में है, तो फिर क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। आप इसके बारे में लिख सकते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब जो है वह गति मतलब गति जैसे कर रहा है, लेकिन आप किसी चीज़ को देखते होंगे कि एक दूसरे पर मतलब क्या होता है कि नाचते रहता है, लेकिन आप वहाँ भी ग्रीस लगाते हैं, वहाँ भी मतलब कि जैसे कुछ आप जैसे जो उसको कौन सा पदार्थ बोलते हैं, उसको एक मतलब कि जो कोई पदार्थ बोला जाता है, तो वो पदार्थ मतलब कि लगाया जाता है जिससे कि घर्षण कम हो। तो आप वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन को आप देखिएगा, वहाँ पर क्या देखिएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब कोई वस्तु अगर घूमता है या फिर लुढ़कता है तो फिर वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए ये बक्सा हम आपको बनाए थे समझाने के लिए कि यह देखिए ये रुका हुआ है। अभी बक्सा मान के चलिए कि यहाँ पर रुका हुआ है। आप होता है ना कि भारी बक्सा है तो आप कितना भी बल लगा रहे हैं लेकिन वो खिसक नहीं रहा है, तो आप देख रहे हैं कि आज मतलब उस पर बल और मतलब लगा रहे हैं और अधिक लगा रहे हैं, तो एक समय ऐसा होता है ना कि अब यह खिसकना स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक यह मतलब कि रुका हुआ रहता है तब तक वहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन कार्य करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कार्य करता है। और एक बात और याद रख लीजिए इसी स्टैटिक फ्रिक्शन में कि इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मतलब लास्ट जो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसमें और भी जैसे पॉइंट मतलब कि बनेगा। इसको हम यहाँ से मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए यहाँ पर मिटाते हैं। देखिए यह रुका हो या फिर रेस्ट में हो तो फिर कार्य करता है। यहीं पर आप लिख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मान जो होता है ना, आप जैसे जैसे क्या कर रहे थे कि बक्सा पर मान बढ़ा रहे थे ना, तो फिर उधर से जो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसका भी मान बढ़ रहा था। तो आप लिख सकते हैं कि अगर आप बल को बढ़ाते हैं, अगर बल बढ़ता है तो स्टैटिक जो फ्रिक्शन जो होता है वह भी बढ़ता है। वह भी क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ता का साइन इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ लिख लीजिए कि वह भी बढ़ता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है। तो आप इस चीज़ को मतलब देखिएगा जैसे कि यहाँ पर अगर हम वही चीज़ को जैसे एक बक्सा अगर इस प्रकार से मान लीजिए और फिर यह सतह था और इस पर आप फोर्स लगा रहे थे, आप फोर्स है, आप इसको देखिए कि अगर फोर्स अगर हम पहले लगाए 5 न्यूटन का, तो यह फ्रिक्शन जो कार्य करता है उतना ही जैसे 5 न्यूटन का ही मतलब कार्य करेगा। 5 न्यूटन ऐसे तो कहिए कि जैसे यह डिपेंड जो करता है यह प्रकृति जो नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन मान चलिए जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी 5 न्यूटन का ही फ्रिक्शन लग रहा है, तभी तो वह रुका हुआ है।
अगर 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लगा रहे हैं तो यह भी 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लगे, लेकिन अगर 15 न्यूटन का लगाए तब क्या हो रहा है कि आपका ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है अब मतलब कि ऐसा हो गया है कि अब जो ये जो हुआ है कि अब ये वस्तु मतलब चलना प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ पर 15 न्यूटन लगाइएगा, 15 न्यूटन के बाद अगर आप फोर्स लगाइएगा ना तो वह चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो लास्ट का जो 15 न्यूटन का जो फोर्स होता है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो एक आता है सीमांत फ्रिक्शन, किसको कहते हैं? सीमांत घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि सीमांत घर्षण बल क्या होता है। तो सीमांत घर्षण बल जो होता है वह जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसी से रिलेटेड होता है। उसी का स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लास्ट वैल्यू होता है ना, वही होता है सीमांत घर्षण बल। मतलब कि उसको हम लिमिटिंग, इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिट का आप प्रयोग कहाँ करते हैं ना, कहते हैं अपना लिमिट में रहा करो। लिमिट का मतलब होता है एक सीमा, एक सीमा। तो वही है कि यह कौन सा सीमा है? यह वह सीमा है जब क्या करेगा कि अब वस्तु चलना प्रारंभ कर देगा। तो वही मतलब कि लास्ट का जो मतलब कि जो होता है ना कि स्टैटिक, आपसे पूछा जाएगा कभी कभी, यह भी पूछा, यह क्या मतलब पूछा ही जाता है कि बताइए। अक्सर मतलब कि अगर आप जैसे हायर, अगर जैसे कि 11-12 का अगर बुक अगर आप पढ़ते हैं, चाहे उसमें आप अगर देखे होंगे, कोई अगर आप साइंस के स्टूडेंट अगर होंगे तो आपको पहले से मालूम होगा कि इसका कितना वैल्यू होता है। आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि बताइए कि कोई मतलब कि जैसे 10 न्यूटन का यहाँ पर, जैसे ये देखिए ये कोई बक्सा है, इसका यहाँ पर म्यू दे देगा, आपको आगे बताएंगे कि म्यू क्या होता है। म्यू जो होता है इसको कहते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। ये प्रकृति पर डिपेंड करता है, मतलब सॉरी सतह का जो प्रकृति होता है उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर जैसे हम दे देंगे कि 10 किलो का वस्तु है, तो ये 10 किलो का वस्तु, तो नॉर्मल फोर्स सबसे पहले निकालिएगा। नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? m इंटू जी। एम का मतलब 10 है और जी का मान भी 10 होता है। तो यहाँ पर देखिए संयोग से 100 मतलब 10-10 दोनों हो गया, तो 100 न्यूटन हो गया। ये 100 न्यूटन क्या हो गया? नॉर्मल फोर्स। आप जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वह होता है क्या होता है? म्यू इंटू जैसे नॉर्मल फोर्स, म्यू इंटू एम जी भी बोल सकते हैं, एम इंटू जी। और एम जी क्या होता है? एम जी होता है नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है। तो आप इसको कह सकते हैं ये इस प्रकार से होता है। तो एम जी जो हम आपको लिखे हैं, तो एम जी जो लिखे हैं, तो ये मतलब यही हुआ। जैसे अगर यहाँ पर जैसे अगर देखा जाए, अगर लिमिटिंग जैसे आपको फ्रिक्शन भी अगर निकालना हो ना, तो यह देखिएगा कि जैसे म्यू पर तो डिपेंड करता ही करता है, नॉर्मल फोर्स पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आपको इतना लेकिन याद रखना होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर आप अगर खोजिएगा तो, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर निकालिएगा, तो यहाँ पर जैसे जो ये जो एम जो दिया जाता है, सॉरी म्यू जो दिया जाता है, तो यहाँ पर म्यू एल लिखा हुआ रहेगा। एल का मतलब होता है लिमिटिंग, एम का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है उसके लिए हम निकाल रहे हैं। और एम जी आप वहाँ पर पुट कीजिएगा तो फिर आपको उतना ही मतलब निकल जाएगा, समझे ना। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब देखिए चलते हैं कि गतिज जो घर्षण होता है, गतिज घर्षण बल, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि गतिज घर्षण बल क्या होता है। अब जैसे देखिए कि यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे थे, अब जैसे लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होता है वह भी एक्ट कर गया। उसके बाद क्या होता है कि यह गति करना स्टार्ट हो जाता है। यह गति करना स्टार्ट होता है, तो गति करना जब स्टार्ट होता है ना, तो फिर क्या होता है कि तब भी तो मतलब जैसे अगर कोई किसी चीज़ को आप खिसका रहे हैं, जैसे इसी पर मान चलिए या इसी सतह पर मान चलिए कि ये वस्तु आप खिसक रहा है, तब भी तो मतलब कि एक घर्षण उसमें कार्य कर रहा है, रगड़ खाते हुए चल रहा है, तो वहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा है। तो उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? गतिज घर्षण बल बोलते हैं, जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहिएगा। उसी प्रकार से ये हो गया। मतलब इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। जो ग्रुप डी और एनटीपीसी पर्पज से कहे तो आपको इतना सफिशिएंट है, इतना मतलब कि जो कोई भी आप अगर किसी का भी लेक्चर उठा करके देख लीजिए तो इतना आपको नहीं पढ़ाएगा। हम आपको बहुत मतलब इसमें अपना जो भी मतलब होता है 100% देना, वो चीज़ आपको हम समझाने की कोशिश किए। अब अगर आप कोई चीज़ की भी, जैसे कि अगर यहाँ तक कि रेलवे जेई का भी अगर तैयारी करते होंगे तो उसमें आप मतलब कि जैसे देखिएगा इस सब का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। उसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इन सभी का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो वहाँ तक आपको बता दिए। लोटनिक घर्षण बल कहिए तो लोटनिक घर्षण बल होता है कि जिस प्रकार से आप देख रहे थे कि यहाँ मूव कर रहा था तो काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ, तो उसी प्रकार से अगर कोई घूमेगा, जैसे अब इसी पर जैसे होता है ना कि अगर कोई चीज़ घूम रहा है इसी के साथ, अगर इस प्रकार से घूम रहा है, चाहे तो मतलब जैसे आप जैसे सबसे अच्छा उदाहरण का आप जैसे जाता को देखे होंगे कि जैसे एक जैसे नीचे में भी जैसे रहता है ना पत्थर, एक गोल पत्थर रहता है, उसी पर मतलब कि एक ऊपर से भी एक पत्थर रहता है, तो वो देखते होंगे किस प्रकार से लोग चलाता है। ये सबसे इसका और अच्छा उदाहरण है कि जैसे मिल में भी आप देखते होंगे कि मिल में भी इसी प्रकार से कार्य करता है। चाहे तो जैसे और भी मतलब कि जैसे आप अगर बहुत ऐसा चीज़ है जैसे कि आप जहाँ पर जैसे पहिया हो गया,
पहिया में भी अगर बीच में अगर देखिएगा तो वह भी मतलब कि मतलब कार्य करता है, घर्षण पर ही कार्य करता है। उसमें भी आप देखिएगा तो ग्रीस लगा हुआ रहता है। या फिर आप साइकिल का जो हैंडल जो देखते होंगे तो वहाँ पर भी आप जैसे घुमा जो पाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि ग्रीस, कभी कभी आप जाइएगा साइकिल की दुकान पर तो वहाँ क्या करेगा कि जैसे आपको ग्रीस लगा करके दे देगा, तो ताकि क्या होता है कि वहाँ पर घर्षण कम लगे और अच्छा से घूम सके, अच्छा से घूम सके। चाहे तो आप जैसे नट वॉल्ट टू कुछ भी अगर जैसे खोल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप देखते होंगे कि ग्रीस लगा देता है। तो इसीलिए कि जैसे वहाँ पर घर्षण कम हो, घर्षण कम हो, तो घर्षण कम हो, तो वहाँ पर मतलब कि जैसे वो सभी क्या होता है कि लोटनी घर्षण होता है। तो इसका बहुत ही कम यूज है, इसमें आपको कुछ मतलब कि इसके अथी में पढ़ना नहीं है बस, लेकिन समझना था कि लोटनी घर्षण बल क्या होता है, तो आपको हम इतना बता दिए। चलिए अब जो है इसमें तुलना करते हैं कि जो कौन जो है, जैसे आपको तीन जो ऐसे तो कहिए 4 हम आपको फ्रिक्शन फोर्स पढ़ाएं, लेकिन अब इस चारों में अब तुलना करके देखते हैं कि किसका मान जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको मिटाते हैं और फिर उसको आपको हम समझाते हैं। तो चलिए जैसे आपको हम बताए थे कि तुलना करके हम आपको बताते हैं कि कौन सा घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा होता है। तो आप इसमें देखिएगा कि जो स्थैतिक, जो ऐसे कहिएगा तो जो आपको पढ़ाए थे अभी सीमांत घर्षण बल, घर्षण बल, तो वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर अगर देखिएगा तो उसी के बाद स्थैतिक जो फ्रिक्शन होता है, स्थैतिक जो फ्रिक्शन होता है, ऐसे कहिएगा तो स्थैतिक जो फ्रिक्शन होता है उसका मान जो है, उसका मान जो होता है वो चेंज होते रहता है। तो उससे हम तुलना कर नहीं सकते हैं, उससे हम तुलना नहीं कर सकते। तो इसको लिखना बेकार हो जाएगा, तो इसको मत लिखिए। सीमांत घर्षण भी क्या है, सीमांत घर्षण जो है एक प्रकार का स्थैतिक फ्रिक्शन है, स्थैतिक फ्रिक्शन है, स्थैतिक घर्षण बल है। आपको भी तुरंत पढ़ाए हैं कि एक प्रकार का स्थैतिक घर्षण बल ही है, लेकिन कौन सा किस प्रकार का, एक स्पेशल केस है कि जो लास्ट का जो मतलब स्थैतिक फ्रिक्शन होता है वो है मतलब कि आपका सीमांत घर्षण बल। तो ये सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद हो जाएगा गतिज घर्षण बल, उसके बाद अगर कहिए तो फिर जो लोटनिक आपको घर्षण बल बताए हैं, लोटनिक घर्षण बल, वो हो जाता है। आपको चाहे तो उसी टाइम हम आपको जैसे बता सकते थे, लेकिन आप इस चीज़ को नोट करके लिख लीजिएगा कि ये इस प्रकार से होता है। और इसका देखिए कि आपको हम एक क्वेश्चन मतलब कि लेकर के हम आपको बताते हैं। यह क्वेश्चन जैसे समझिए कि एक ये कोई मतलब कि बड़ा सा गेंद है, बड़ा गेंद नहीं मान चलिए, बड़ा सा मतलब कि जैसे कोई पत्थर है, बड़ा सा क्या है, पत्थर है। इसको क्या करना है, इसको इस सरफेस पर, इसको आपको यहाँ मान चलिए ये ए पॉइंट है और यहाँ मान चलिए कि ये बी पॉइंट है। जैसे होता नहीं कि जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह ले करके जाना है, तो वही एक जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह ले करके जाना है, तब आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा कंडीशन या आप कैसे इस पत्थर को ले जाइएगा जो आपको सहूलियत हो। क्या आप मतलब इसको खींच करके, जिसको नहीं तक घसीट करके ले जाना, आप सुनते होंगे ना जैसे घसीट करके ले जाना, तो आप इसको घसीट करके ले जाना चाहिएगा, घसीट कर ले जाना चाहिएगा, या फिर इसको लुढ़का करके ले जाना चाहिएगा, लुढ़का करके ले जाना चाहिएगा। तो ये दो कंडीशन आप बताइए, आप क्या करके ले जाना चाहिएगा, लुढ़का करके या फिर मतलब घसीट करके। तो आप क्या कीजिएगा, आप ही मतलब जैसे आप देखिए इस पर जैसे ये जो कंक्लूजन हम आपको लिखाए हैं, इसी कंक्लूजन से इस सवाल को आप बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अगर सोच करके देखिए तो एक अगर मतलब कि सही मायने में अगर आप ऐसे भी डेली लाइफ में आप देखते होंगे तो इसको क्या करते हैं कि बहुत के खींचेगा इसको, सबसे अच्छा क्या करते हैं कि लुढ़का ही देते हैं। तो आप ऐसे भी डेली लाइफ में देखे होंगे कि इसको आप लुढ़का दीजिएगा,
ये मतलब गोल सा पत्थर है, इसको इधर से धक्का थोड़ा सा दीजिएगा तो ये लुढ़कते 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 आपको यहाँ पर, तो ये जैसे देख लीजिए कि ये गोल पत्थर मतलब है, और इसको आप क्या कीजिएगा, लुढ़काते लुढ़काते एक जगह से दूसरे जगह आप लेकर के चले जाते हैं, तो वही आपके लिए आसान होता है। लेकिन आज पढ़िए कि क्यों आखिर में ऐसा क्यों होता है। आप कारण मतलब कि जैसे आपसे अगर कोई लोग पूछता होगा तो आप साइंटिफिक तरीका से आप उसको जवाब नहीं दे पाते होंगे, तो इसका कारण यही है। साइंटिफिक तरीका से अगर जवाब देना चाहते हैं क्या कारण है कि इसमें जो इसके सतह के बीच में जो घर्षण बल जो इसके गति के जो विपरीत जो एक बल जो लगता है, ये पत्थर तो सेम ही है दोनों ही केस में, अगर घसीटते हुए ले जा रहे हैं तब भी, और लुढ़का करके भी ले जा रहे हैं तब भी। अगर हम घसीट करके इसको ले जा रहे हैं, मूव कर रहा है लेकिन घसीट करके ले जा रहे हैं, तो कौन सा घर्षण बल लगेगा, गतिज घर्षण बल लगेगा। अगर घसीट करके ले जा रहे हैं तो गतिज घर्षण बल, लेकिन अगर लुढ़का करके ले जा रहे हैं तो लोटनिक घर्षण बल लग रहा है। अब बताइए दोनों ही घर्षण बल में कौन सबसे ज्यादा बल लग रहा है, गतिज घर्षण बल ज्यादा लग रहा है। घर्षण बल होता क्या है कि जो यह गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है, तो कौन सबसे ज्यादा गति का विरोध करेगा, जो गतिज घर्षण बल है वो। इसका मतलब घसीट करके अगर ले जाइएगा तो उसमें गतिज घर्षण बल लगेगा, और गतिज घर्षण बल लगने के कारण से क्या होता है कि घसीट करके ले जाना आपको कठिन होता है, और लुढ़का करके अगर आप ले जाते हैं तो वो चीज़ आपके लिए आसान पड़ जाता है। और देखिए सबसे अच्छा हम एग्जांपल आपको हम बताते हैं कि आप अगर गैस सिलेंडर वाले को अगर देखते होंगे तो गैस सिलेंडर मतलब क्या करता है कि वो आपके घर तक, चाहे मतलब जैसे कहीं आया गाड़ी कहीं पर मतलब खड़ा रहता है, और ऐसा तो नहीं कि जैसे सबके घर घर जा करके या घर पर जा करके गाड़ी लगाएगा और फिर मतलब देगा, ऐसा नहीं करता है। वो कहीं चौक चौराहा पर मतलब गाड़ी को लगा देता है, वहाँ पर मतलब क्या करता है कि अगर कुछ अगर मतलब जैसे रहा कुछ अगर मजबूत अगर वैसा आदमी रहा तो फिर कंधा पर भी उठा लेता है। ऐसा भी आप देखते होंगे, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ यही काम करता है। लेकिन कुछ अगर होशियार अगर आदमी है, अपना अगर सोचता है कि नहीं हम मेहनत नहीं करें, तो वो क्या करेगा कि जैसे ज़मीन पर उसको मतलब क्या करेगा कि इस प्रकार से आप सिलेंडर को तो आप जानते होंगे, इस प्रकार से सिलेंडर होता है ना, आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर अगर देखिएगा तो फिर मतलब इसी प्रकार से कुछ सिलेंडर रहता है, इसको क्या करता है, इसी में आप मान सकते हैं कि ये सिलेंडर ही है, इसको क्या करता है कि वो लुढ़का करके जाता है, तो लुढ़का करके जाना आसान होता है। अगर चाहता तो फिर इसको घसीट करके भी ले जाता। या आप पढ़ लीजिए कि अगर ऐसा आपको भी अगर कभी मौका मिले कोई चीज़ को उठा करके अगर ले जाना है तो आप क्या मतलब प्रयोग कीजिएगा कि उसको हम क्या करते हैं कि लुढ़का करके उसको ले जाते हैं। अगर लुढ़काने वाला चीज़ हो तो लुढ़का करके ले जाएगा, लेकिन अगर बक्सा हो तब इसी को हम मिटा करके यहाँ पर हम बक्सा दे देते हैं। यहाँ पर अगर बक्सा कोई हो बड़ा सा, बक्सा को इंग्लिश में बॉक्स कहते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि जरे बक्सा बोलता है हिंदी में, इंग्लिश मतलब काहे नहीं बोलता है। तो देखिए ये बॉक्स है बड़ा सा। अब बताइए इसको अब क्या चीज़, अब यहाँ पर तो इसको लुढ़का नहीं सकते हैं, क्या इसको लुढ़का सकते हैं क्या, तो इस चीज़ को बोलना ही गलत हो जाएगा, लुढ़काने वाला बात ही हटा दीजिए। और नहीं तो अगर जैसे ज़बरदस्ती इसको अगर उल्टा पुल्टा करके लेकर जाना चाहते हैं तो बक्सा तो टूटेगा ही टूटेगा, पिचकेगा ही, मतलब कहीं से मतलब कि क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तब इस कारण से उसको कभी भी लुढ़काइएगा नहीं। क्या कर सकते हैं, तो इसको घसीट करके मतलब घसीट कर खींच करके, इसको घसीटना भी थोड़ा सा खराब, मतलब अगर ठेठ भाषा में कहिए तो घसीटना ठीक ही है, लेकिन इसको खिसका करके कहिए कि यह खिसका करके इस प्रकार से खींच करके कहिए, खिसका करके चाहे खींच करके होता है कि रस्सी मतलब कि बांध लिए, चाहे मतलब कोई चीज़ पकड़ के कि उसको खींच रहे हैं, तो ये खींच करके चाहे खिसका करके आप अगर ले जाइएगा, यहाँ पर लिख दीजिए खींच कर, तो खींच करके इसको ले जाइएगा। या फिर इसको वही एक जैसे अगर लुढ़का कर ले जाना चाहते हैं, लुढ़का करके ले जाना चाहते हैं, तो आप क्या चीज़ मतलब कहिएगा, लुढ़काइएगा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लुढ़काने में अगर होगा तो ही लुढ़काइएगा, तो यहाँ पर लुढ़काना वर्ड नहीं। लेकिन अगर जैसे उठा करके अगर ले जाना चाहते हैं, यहीं पर हम थोड़ा सा इसी को कर देते हैं कि क्या उठा कर। आप देखिएगा किसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत है। अगर उठा करके ले जाइएगा तो ये किसी भी सरफेस पर तो मतलब क्या कर रहा है, किसी भी सरफेस पर चल तो रहा नहीं है, घर्षण तो लगेगा ही नहीं, तो घर्षण का बात भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये उस चीज़ को समझ लीजिए
कि जो आपका जैसे कि आप जैसे माथा पर ही चाहे मतलब ठेला पर ही अगर ले ठेला पर छोड़ ठेला पर तो फिर दूसरी चीज़ हो गया। लेकिन आप अगर अकेले हैं तो आप क्या कीजिएगा जो आपको अच्छा मतलब होगा, आप माथा पर ले जाइएगा या फिर उसको खींच करके ले जाइएगा, तो आपके लिए क्या आसान पड़ेगा। तो आपके लिए रियली में अगर आसान पड़ेगा, अगर सरकाने वाला चाहे मतलब अगर स्मूथ अगर सरफेस हो तो आप अक्सर देखते होंगे कि बक्सा को न खिसकाना बहुत आसान होता है। आपका अगर मतलब घर का फर्श आप देखिएगा कि अगर आपका घर का फर्श अगर मतलब कि साफ़ हो, मतलब चिकना हो, स्मूथ हो, तो आप उसको उठाकर, भारी बक्सा है, आप उसको उठा करके मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आप रखते हैं, आपको सधेगा भी नहीं बक्सा। आप मतलब आपको उतना भारी बक्सा मतलब आप उठा ही नहीं पाइएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, उतना भी भारी बक्सा है लेकिन अगर खींच करके उसको आप खिसकाना चाहिएगा तो आप कर सकते हैं इस चीज़ को। तो क्यों खिसकाना क्यों आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि खिसकाना इसीलिए आसान है कि क्योंकि जो खिसकने के बाद क्या होता है कि उसमें गतिज घर्षण बल लगता है। तो गतिज घर्षण बल जो होता है वह कम होता है किसकी अपेक्षा, तो यह सीमांत घर्षण बल चाहे मतलब कि जो आपका जो स्थैतिक फ्रिक्शन होता है उससे मतलब कि कम होता है, तो इसीलिए खिसकाना मतलब आसान होता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो खिसका करके लुढ़का करके आप बहुत ही भारी भारी सामान को आप क्या कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। घर्षण बल से मतलब कि और भी बहुत सारा मतलब कि जैसे कहिएगा तो फिर सवाल बनता है इसी में। घर्षण बल के अगर जैसे कहिएगा परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि ये सभी जो घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल निगेटिव वर्क करता है। आपको अगर वर्क चैप्टर में अगर पढ़ाया जाए तो फिर वर्क चैप्टर में वर्क क्या होता है, तो वर्क कहा जाता है फिजिक्स के लैंग्वेज में। आप अगर ऐसे सोचिएगा डेली लाइफ में तो कहिएगा कि जैसे आपकी मम्मी पापा चाहे कोई भी भाई बहन बड़े जो होंगे वो आपको अगर पूछते होंगे अरे तू कौन काम मतलब कि करता था रे, या कौन काम मतलब कि कर रहा है, आपको जैसे बुला रहे हैं घर में, अरे आओ मतलब कि तुम यहाँ आओ, तो जाने के बाद मतलब पूछते हैं कि अरे तुम कौन चीज़ कर रहा था, मतलब कौन सा काम कर रहा था, तो हम पढ़ रहे थे। लेकिन फिजिक्स में जानते हैं फिजिक्स में पढ़ना कोई वर्क नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा, कहिएगा है एकदम आप गलत पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स के लैंग्वेज में पढ़ना कोई वर्क नहीं है। कहिएगा उसमें भी तो दिमाग मेरा खर्च होता है, वो भी मतलब मुंह मतलब कि खर्च होता है, उसमें भी तो एनर्जी मतलब कि अथी होता है। फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर देखिएगा तो फिजिक्स के लैंग्वेज में कहा जाता है कि एक फोर्स, अगर ये वस्तु अगर है इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, कोई मान चलिए 10 न्यूटन का बराबर 10 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, और ये बक्सा जैसे अभी यहाँ पर है ए पॉइंट पर है और यही खिसक करके क्या हुआ यहाँ पर आ गया बी पॉइंट पर अगर आ गया, तो वही हम मानेंगे कि कुछ हम वर्क किए हैं। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि फोर्स हम लगाए लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वो एक जगह से दूसरे जगह मतलब कि जाना चाहिए, तभी हम उसमें क्या कहेंगे कि वह वर्क कर रहा है। और नहीं अगर खिसक रहा है तो उसको हम वर्क नहीं कहेंगे, वर्क जीरो है। तो आप एक जगह बैठ करके पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, उसमें मतलब आप कोई थोड़े मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। ऐसे अगर कहिएगा तो आप दिमाग मतलब कि चला रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, तो फिर मतलब कि वर्क है, मतलब अपना ऐसे डेली लैंग्वेज में कह सकते हैं। लेकिन वही होता है ना कि डेली लैंग्वेज में बहुत ऐसा चीज़ है जिसको आप मतलब कि गलत बोलते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो आप साइंस मतलब पढ़िएगा तभी तो आपको पता चलेगा, फिजिक्स पढ़िएगा तभी तो आपको पता चलेगा। तो फिजिक्स में क्या है, उसी को वर्क माना जाता है जब वह क्या करे, कोई फोर्स लगे और फोर्स के कारण से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको कहिएगा वर्क हो रहा है। और इतना जान लीजिए कि कोई वैसा फोर्स है जो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही फोर्स अगर लग रहा है, जैसे ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इसी के डायरेक्शन में जिधर हम खिसकाना चाहते हैं उसी के डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, तभी तो मतलब वो खिसकता है। तो जैसे आप जिस डायरेक्शन में देखिएगा खिसक रहा है बस, तो उसी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो आप इसका मतलब उस पर पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। आप जिधर ले जाना चाह रहे हैं उधर जा रहा है तो उसी को पॉजिटिव कहिएगा। अगर आपके अकॉर्डिंग अगर कोई काम हो रहा है तो इसका मतलब वो सकारात्मक काम है। अगर आपके विपरीत अगर कोई कार्य कर रहा है या कार्य हो रहा है तो उसको आप नकारात्मक काम करते हैं, नकारात्मक काम कहते हैं। तो वही है, फ्रिक्शन क्या करता है, आप लगाते हैं एन फोर्स, अब फ्रिक्शनमा क्या करता है, ये सतह के मतलब सतह पर जैसे वस्तु खिसक रहा है तो ये क्या करता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है, फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। तो इसका मतलब क्या है, हम आपको तुरंत बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपके द्वारा जो फोर्स लगता है वो फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है।
लेकिन वो अगर फ्रिक्शन के बारे में अगर सोचिएगा तो फ्रिक्शन तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहता है, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या करता है, निगेटिव वर्क करता है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये बहुत ही आपसे मतलब कि जो अभी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम मीन्स कि एक दिन का जो एग्जाम होता है, आप उस एग्जाम में देखिएगा कि ये सभी क्वेश्चन जो है मतलब ऐसे ही ओरली मतलब आपसे पूछ लेगा। ओरली मीन्स कि जैसे ऐसे ही मतलब जैसे रेंडमली मतलब ये सब चलता है प्रश्न। जो फ्रिक्शन फोर्स किस प्रकार का फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है निगेटिव वर्क करता है। ये भी चीज़ को आप लिख लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है। आपको जैसे इसको आप देखिए मिटाते हैं, मिटा करके आपको उस चीज़ को लिखवा देते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स नकारात्मक या निगेटिव भी बोल सकते हैं, इसको निगेटिव बोलते हैं। तो निगेटिव वर्क करता है मतलब कार्य करता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये सभी कुछ मतलब जैसे कंक्लूजन है जिसको कि आपको मतलब याद रखना पड़ेगा। दूसरा देखिए कि इसमें एक और पॉइंट है। ये देखिए निगेटिव वर्क तो करता ही करता है, साथ ही साथ में क्या होता है कि कहा जाता है एक और पॉइंट होता है कि ये जो फ्रिक्शन जो फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स FRI लिखिएगा यहाँ पर, थोड़ा तेजी में लिखने के चक्कर में। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स ये असंरक्षी बल होता है। आपको देखिए फोर्स में अगर बोला जाए तो फोर्स देखिए दो प्रकार का होता है। एक होता है संरक्षी फोर्स अगर देखिएगा तो दो प्रकार से भी इसको हम बांट सकते हैं फोर्स को। जैसे अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं वो तो फोर्स का टाइप है ही, लेकिन ऐसे एक चीज़ और देखिएगा तो इसमें फोर्स को हम जैसे असंरक्षी और संरक्षी फोर्स भी कहते हैं। संरक्षी और असंरक्षी कहते हैं। तो ये संरक्षी और असंरक्षी क्या है, तो संरक्षी को इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेटिव बोलते हैं, और इसको कहिएगा तो इसको नॉन कंजर्वेटिव बोलिएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहिएगा। तो ये है क्या, जैसे कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि अगर जैसे मतलब कोई चीज़ जैसे कि ना होता है कि जैसे स्प्रिंग फोर्स के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, जैसे स्प्रिंग जैसे आप अभी नहीं आपको पढ़ाएं, लेकिन आप अगर आगे पढ़िएगा तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स का ही उदाहरण होता है, स्प्रिंग फोर्स। चाहे आपका जो मतलब कि आप देखते होंगे कि एक आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर पढ़ते होंगे, चाहे कहिएगा कि ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स जो लगता है, या ग्रेविटी कहिए किस प्रकार का फोर्स है, तो ग्रेविटी भी एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स है। या क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी के बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे जैसे देखिएगा कि वस्तु को आप जैसे उसको ऊपर फेंके तो ऊंचाई के कारण से क्या होता है कि किसी भी वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाता है। फिर देखिएगा जैसे अगर देखिएगा क्या, जैसे आपको हम क्या बोले कि कोई kg मतलब मान के चलिए कि 10 kg का कोई वस्तु है, 10 kg का वस्तु है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी को हम आगे जैसे बताएंगे, लेकिन अभी समझने के लिए समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mgh होता है, mgh होता है। तो mgh में क्या होता है कि m आपका 10 kg हम ले लिए हैं और g का मान तो 10 लगभग में मान ही लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, ये h जो हम लिखे हैं तो ये h पर मतलब डिपेंड करेगा। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर अगर h बराबर कुछ अगर हाइट आप मान लेते हैं, यहाँ पर अगर 10 मीटर अगर मान लेते हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर 10 मीटर अगर मान लेते हैं, तो आप जैसे 10 किलो का वस्तु है, g का मान 10 ले लिए, हाइट 10 ले लिए, तो आप देखिएगा कितना इसका एनर्जी हो गया, 10 100 और 1000। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो 1000 जूल कहिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर जैसे बात कीजिएगा, फिर मतलब कि यहाँ पर 20 मीटर हाइट पर गए, यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर 20 आप रख दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा एनर्जी, 2000। तो जैसे ये देखिए ऊपर आप जा रहे थे तो यहाँ पर 10 मीटर हाइट पर क्या देखिए 1000 जूल। फिर अगर जैसे कीजिए 20 मीटर हाइट पर गए तो 2000 जूल हो गया। अब फिर देखिए आप वापस आइएगा तो फिर क्या देख रहे हैं कि 10 मीटर हाइट पर मतलब 1000 ही जूल होगा। आपको हम इसमें बोले हैं कि जैसे जाने वक्त में ही मतलब केवल मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क करता है, पोटेंशियल एनर्जी आने वक्त में चाहे जाने वक्त में दोनों में ही वर्क करता है। ये कहिए तो डिपेंड ही नहीं करता है कि वह जा रहा है कि आ रहा है, वह केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है। इसीलिए इसको माना जाता है कि यह एक किस प्रकार का फोर्स है, तो यह कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि एनर्जी जो होता है ना वो स्टोर कर लेता है,
एनर्जी जो होता है स्टोर करके रखता है। ऐसा नहीं कि जैसे फिर अगर उतना ही मतलब आएगा, मतलब हाइट पर उतना ही हाइट पर आएगा तो उसके उस वस्तु के अंदर देखिएगा तो उतना ही एनर्जी होता है। तो यह कौन सा बल मतलब ऐसा कर रहा है, तो ये जो है ग्रेविटी कर रहा है। तो ग्रेविटी एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि उसको संरक्षित करके रखता है। ऐसा नहीं कि मतलब गया और फिर वापस आ रहा था तो बोला नहीं 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 हम तुमको एनर्जी, मतलब एनर्जी हम अपना कुछ मतलब खर्च कर दिए, समझे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जो मतलब कि जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स किस में खर्च कर देता है? ये फ्रिक्शन फोर्स जैसे आप देखते हो कि एक वस्तु जब दूसरे वस्तु पर चलता है तो उससे घर्षण जो लगता है, घर्षण के कारण से आप देखते हो कि कुछ गर्म हो जाता है, कुछ हीट के रूप में मतलब क्या करता है, एनर्जी को बर्बाद कर देता है। तो अब बताइए वो जो हीट जो मतलब कि प्रोड्यूस किया, हीट मतलब हीट आया कहाँ से? तो वह हीट जो आया है, हीट आया है वही जो मतलब वस्तु में जो गतिज जो एनर्जी जो होता है ना, आप जो पढ़े होंगे कि गतिज एनर्जी, वह भी एक प्रकार का मतलब जैसे काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं होता है, तो उसी एनर्जी को घटा देता है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो मतलब गतिज एनर्जी या फिर कहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह ज़्यादा होता है, लेकिन फ्रिक्शन अपोजिट में कार्य कर रहा है, इसीलिए उसका स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है। कम हो जाएगा तो मतलब इसका मतलब क्या है, उसका जो गतिज एनर्जी जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो करके थोड़ा सा घट गया, और जो जितना घटता है वह कौन ले लेता है, तो वही फ्रिक्शन ले करके हीट में बदल देता है। अब हीट फिर से जैसे अगर वो वापस अगर आएगा कोई वस्तु, जैसे वापस जैसे मान चलिए कि यही कोई बक्सा था, यहाँ पर से ए पॉइंट से बी पर पहले गया, बी पर गया, यह मान लीजिए बी पॉइंट है, बी पर पहले गया, ये यहाँ से हम फोर्स लगाए, फोर्स लगाते लगाते क्या देखेंगे आप, यहाँ पर ये आया, फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, खींच करके चाहे फिर इधर से हम बल लगा करके उतना ही फोर्स लगा करके उसको ए पॉइंट पर फिर से मतलब कि लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बीच में क्या देखते हैं, यहाँ पर कोई अगर मान चलिए कि कोई पॉइंट सी था, तो इधर से जाने वक्त में देखिएगा कि जितना फ्रिक्शन जैसे मतलब कि यहाँ पर जितना एनर्जी आप देखिएगा, क्या उतना ही एनर्जी आने वक्त में देखिएगा? नहीं, उसमें बहुत सारा मतलब कि एनर्जी लॉस हो चुका रहता है। तो आप मतलब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन उस एनर्जी को उसको दे नहीं पाता है, उसको स्टोर करके नहीं रखता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वह एक असंरक्षी बल होता है, या एनर्जी को, या फिर कहिए कि एनर्जी को मतलब कि स्टोर करके नहीं रखता, या फिर जो वस्तु चल रहा होता है इसके सतह पर, तो वस्तु को फिर से मतलब एनर्जी वापस नहीं करता या स्टोर करके नहीं उसको रखता है। लेकिन आप ग्रेविटी में क्या देख रहे थे कि अगर 20 मीटर हाइट पर गए, इधर से जाने वक्त में आप देखें क्या कि इधर से जाने वक्त में उतना ही एनर्जी था, कोई भी और जैसे यहाँ पर 15 मीटर हाइट पर जैसे जाने वक्त में जितना एनर्जी होगा 15 मीटर हाइट पर, उतना ही जैसे 15 मीटर अगर हाइट पर फिर नीचे भी आ रहा होगा तो उतना ही उसके पास एनर्जी होता है। तो यह ग्रेविटी जो है, यह एनर्जी उसके एनर्जी से कुछ करता नहीं है, उसके एनर्जी से कुछ नहीं करता है, बस स्टोर करके रखता है। तो आपको बहुत अच्छा फोर्स मिलेगा जो मतलब कि आपको जैसे मिलेगा ऐसा, जो फिर मतलब क्या है, आप उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में या इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़िएगा तो वह भी एक प्रकार का क्या है कि स्टोर करके रखता है। उसी प्रकार से मैग्नेटिक अगर फोर्स के बारे में पढ़िएगा तो वह भी एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो बहुत मतलब कि आगे पढ़ने को आपको मिलेगा कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कंजर्वेटिव क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, मतलब संरक्षी क्या होता है, असंरक्षी। संरक्षण नहीं होता किसी को संरक्षण देना या संरक्षित करके रखना, संरक्षित का मतलब स्टोर करके रखना। तो आप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो चलिए मतलब इतना ही रहने देते हैं, और फिर जैसे आपको अगर इसमें डाउट हो चाहे कुछ भी हो तो इसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चाहे कोई चीज़ अगर छूट गया होगा तो आप पूछ सकते हैं, अगर हमको लगेगा कि कुछ इसमें छूटा हुआ है तो हम उसमें ऐड करके आपको हम बता देंगे। लेकिन मेरे तरफ से एक भी चीज़ आपको हम मतलब नहीं छोड़े हुए हैं। आपको थोड़ा सा अगर बताएं जैसे नोमरिकल बनाने के व्यू से, तो आपका एक जैसे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, मिटा करके आपको हम बता रहे हैं कहिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अगर कहिएगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू mg होता है। यहाँ पर mg कहिएगा तो ये mg क्या है, mg है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स हम आपको भली भांति अच्छा से बताए हैं कि नॉर्मल फोर्स कुछ नहीं होता है। अगर ये जैसे बॉक्स अगर रखा हुआ इस सतह पर, तो ये बॉक्स जो है सतह पर जितना जो फोर्स लगा रहा है ग्रेविटी के कारण से, उसी को बोलते हैं हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और म्यू जो होता है, यहाँ पर इसको गोल करके लिख लीजिएगा कि म्यू जो होता है, आपको शायद ऊपर दिख रहा है या फिर ऊपर दिख रहा है जैसे, तो देखिए म्यू जो होता है यहाँ पर लिखिएगा कि इसको फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ये जो कोफिशिएंट जो होता है ये किस पर डिपेंड करता है, तो आप इसको और लिख सकते हैं अच्छा से कि यह डिपेंड जो करता है यह सतह पर डिपेंड करता है, सतह पर
डिपेंड करता है, सतह पर डिपेंड करता है। अगर खुरदरी अगर सतह हो, यहीं पर अगर आप देखना चाहिएगा तो देख लीजिए कि अगर सतह अगर खुरदरी हो तो म्यू का मान ज़्यादा होगा, और सतह अगर चिकना हो तो म्यू का मान कम होगा। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे मान चलिए कि m, अब जैसे कोई वस्तु यही जैसे बक्सा आप ले लीजिए, इस बक्सा का द्रव्यमान कितना, m का मतलब क्या होता है, m अगर यहाँ हम दे दें आपको जैसे 15 किलो, g का मान तो आप जानते हैं कि 10 ही आपको लेना है। अब देखिए म्यू पर कैसे डिपेंड करता है, अगर मान चले कि खुरदरी थोड़ा सा सतह है, तब अगर आप इसको खिसकाना चाहिए, खुरदरी सतह है ना, तो यहाँ पर हम म्यू दे दिए कितना, मान चलिए कि जैसे 0 पॉइंट मतलब कि जैसे आपको हम 5 दे दिए, 0 पॉइंट आपको हम क्या दे दिए, 5 दे दिए। अगर जैसे अगर चिकना अगर सतह हो तो म्यू का मान थोड़ा और कम हो जाएगा। म्यू का मान क्या होगा, यहाँ पर एम अभी भी हम 15 किलो ही रखते हैं, 15 kg रखते हैं। तो आप देखिए दोनों ही केस में हम क्या लिए हैं, द्रव्यमान दोनों ही केस में सेम लिए हैं, लेकिन सतह अलग अलग ले लिए हैं। सतह क्या किए हैं, अलग अलग ले लिए हैं। तो सतह अलग अलग ले लिए हैं, जिसके कारण से मतलब कि क्या होता है कि म्यू यहाँ पर अलग हो जाएगा और यहाँ पर अलग हो जाएगा। ये अगर चिकना अगर सतह है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अगर ये खुरदरा सतह है, ये किस प्रकार का खुरदरा सतह है, और यहाँ पर ये चिकना सतह है, चिकना सतह है। चिकना सतह है तो यहाँ पर इसका म्यू का मान क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम, जैसे 0.3 कह सकते हैं, 0.3 कह सकते हैं। तो अब इससे आप मतलब बता सकते हैं कि जैसे म्यू जो होता है वह सतह पर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे कभी कभी आपको पूछ लेगा कि जैसे, या पूछता ही है, अगर आप सवाल अगर जैसे बनाते होंगे, अगर आप प्रैक्टिस सेट अगर बनाते होंगे ग्रुप डी का चाहे NTPC का, तो उसमें आप देखिएगा कि म्यू के बारे में आपसे पूछ लेगा कि म्यू किस पर डिपेंड करता है, तो यह फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है और यह सतह पर डिपेंड करता है, ओनली वन सतह पर डिपेंड करता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन फ्रिक्शन जो होता है वह सतह पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ नॉर्मल फोर्स पर भी डिपेंड करता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे म्यू के बारे में जैसे एक चीज़ और इसमें आप ऐड कर लीजिएगा कि म्यू जो होता है, आपका म्यू जो होता है वह 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही होता है। आप इसको जैसे बढ़ा हुआ 1 से मतलब कि बढ़ा हुआ आप मतलब नहीं देखिएगा, अक्सर आपको जैसे कि 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा। तो आपको ये तीन चीज़ मतलब आपको ध्यान में रखना होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू mg होता है, और ये क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, और इसको हम n से डिनोट करते हैं। लेकिन आपको अक्सर आप देखिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स F बराबर म्यू इंटू आर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पर R दे दिया है तो फिर घबरा जाते नहीं। आपको हम यहाँ बताए हैं कि जैसे R जो होता है वह N के बराबर होता है। आपको बोले थे कि नहीं बोले थे। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में क्या होता है कि अपोजिट होता है एक दूसरे को। तो अगर यहाँ पर जैसे कि म्यू इंटू आर, तो ये आर भी जैसे क्या है, जैसे यहाँ पर एन लिखिए या फिर आप आर लिखिए, दोनों का मान होता है एम इंटू जी ही होता है। तो आप इस चीज़ को डिनोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। दूसरा नंबर कि आपको अगर फ्रिक्शन पूछेगा, एफ से अगर फ्रिक्शन अगर बोलते हैं, स्मॉल एफ इसको लिखिए। फ्रिक्शन को अक्सर स्मॉल एफ से लिखा जाता है। अगर स्मॉल एफ बराबर अगर आपको लिखना हो तो म्यू लिखिएगा, म्यू इंटू आर भी लिख सकते हैं या फिर म्यू इंटू एन भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ को आप लिख सकते हैं, कारण आपको नॉमिकल बनाने से मतलब है। तो यहाँ पर आर या फिर एन लिखा हुआ रहेगा तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहिएगा कि जैसे कि नॉर्मल फोर्स कौन है, रिएक्शन फोर्स कौन है, तो ये इस चीज़ को भी आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल जो नीचे की तरफ जो मतलब ये बुक मान लीजिए चाहे बक्सा मान लीजिए, अगर बॉक्स अगर नीचे की तरफ अगर सतह पर फोर्स लगा रहा है तो वह नॉर्मल फोर्स होता है, जिसको कि एन से डिनोट करते हैं। और वही सतह जो है बॉक्स पर जो ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है तो उसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, जिसको कि आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और अगर फ्रिक्शन फोर्स के अगर बारे में कहिएगा तो फ्रिक्शन जैसे अगर बक्सा को अगर आप इधर खिसकाना चाह रहे हैं, इधर अगर मूव करना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन आपके पीछे लगेगा इधर। यही है आपका फ्रिक्शन चैप्टर का सार हो गया कि आप इसको न्यूमेरिकल किस प्रकार से बनाइएगा तो वो चीज़ आपसे पूछ लेगा। अगर जाते जाते अगर जैसे आपसे अगर हम पूछे इसी क्वेश्चन में अगर हम म्यू का मान कितना दे दिए थे, म्यू का मान 0.5 दे दिए थे और एम का मान 15 किलो दे दिए थे, तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन बताइए फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, तो आप फ्रिक्शन लिखिएगा, फ्रिक्शन बराबर म्यू, पहले क्या लिखिएगा म्यू इंटू आर लिखिए चाहे म्यू इंटू एन लिखिए। तो दोनों ही केस में आर भी mg के बराबर ही होता है और यहाँ भी mg के बराबर ही हो जाएगा। तो म्यू इंटू mg या फिर म्यू इंटू mg ऐसे करके लिख सकते हैं। तो म्यू का मान 0.5 है और m का मान क्या है, यहाँ पर कितना दिए हैं, m का मान 15 किलो दिए हैं और g का मान 10 किलो दिए हैं।
तो आप इसको अगर 15 कितना होता है, 75 होता है, तो 75 न्यूटन का फोर्स आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि लग रहा है। 15 × 5 = 75 और एक अंक के बाद दशमलव था, तो ये 10 से मतलब जब मल्टीप्लाई करते तो 75 न्यूटन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये फ्रिक्शन आपको कभी कभी मतलब कि हल्का मतलब कि न्यूमेरिकल आपसे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि नहीं इस प्रकार से पूछा जाता है। बाद बाकी जो भी जिससे आपको थोड़ा सा डिटेल्स में हम इसलिए पढ़ाएं कि इससे जो आप कहिए कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन कहिए आपको जैसे भाषा के रूप में मतलब कि जैसे बहुत ही अच्छा ढंग से मतलब आपसे प्रश्न पूछेगा, तो आप उस चीज़ को अब हमको पूरा उम्मीद है कि आप अच्छा सा उसको डील कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहीं तक रखते हैं। अगला चैप्टर मतलब ग्रेविटेशन आपको हम पढ़ाएंगे, वो अभी एक मतलब फोर्स का प्रकार है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो आप उसमें मतलब कि देखिएगा, उसमें भी शानदार मतलब कि कंसेप्ट और शानदार मतलब कि कुछ क्वेश्चन आपको हम सामने लेकर के आएंगे। तो चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ अगर ख़राब भी लगे तो वो भी मतलब कि आप कमेंट में जा कर के कुछ बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर आपको जैसे ख़राब लगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, चलते हैं।